मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले युद्धकालीन सम्मेलन वार टाइम कॉन्फ्रेंसेस का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। युद्ध काल के दौरान कौन कौन से सम्मेलन हुए थे। तो युद्ध काल के दौरान अनेक सम्मेलन हुए जिन्होंने शांति समझौते की अग्रिम तैयारी में महत्वपूर्ण योग दिया। इनमें से कासाब्ला सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन, काहिरा सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, डम्बरस्टन ऑक्स सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन तथा पोट्सडाम सम्मेलन अधिक महत्वपूर्ण थे। तो नंबर 1 कासाब्ला सम्मेलन 14 जनवरी से 24 जनवरी 1943 में रूजवेल्ट, चर्चिल तथा उसके सैनिक परामर्शदाताओं ने मॉस्को के कासाब्ला बंदरगाह में सम्मिलित होकर यह निश्चय किया कि संयुक्त राष्ट्र केवल बिना शर्त के आत्मसमर्पण के आधार पर ही संधि करेंगे। दूसरा था मॉस्को सम्मेलन जो 19 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 1943 के मॉस्को में अमेरिका के विदेश मंत्री कार्टर हल, ब्रिटिश विदेश मंत्री एंथनी ईडन तथा सोवियत विदेश मंत्री मोलोतोव ने भाग लिया। इसमें ऑस्ट्रिया ने स्वतंत्र और स्वाधीन राज्य बनाने का निश्चय किया। इटली में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना का संकलन किया गया। जर्मनी के साथ विराम संधि करते समय इस बात का ध्यान रखने का निर्णय किया गया कि भीषण क्रूरताएं करने वाले व्यक्तियों को दंड दिया जाए। युद्ध के पश्चात अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्राप्ति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का निश्चय किया गया। यह निश्चय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण पग था। इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के मध्य सामंजस्य स्थापित करने और यूरोपीय समस्याओं पर विचार करने के लिए लंदन में एक यूरोपीय परामर्शदाता आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। तीसरा सम्मेलन महत्वपूर्ण था जो काहिरा सम्मेलन 22 से 25 नवंबर 1943 के काहिरा सम्मेलन में सुदूर पूर्व की समस्याओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चर्चिल और चांग काई शेक ने भाग लिया। इसमें यह निश्चय किया गया कि जापान द्वारा चीन से छीने गए प्रदेश जैसे मंचूरिया, फार्मोसा और पेस्काडोरेस द्वीप चीन को वापस दिलाए जाएंगे तथा कोरिया को एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाएगा। चौथा सम्मेलन था तेहरान सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 के तेहरान सम्मेलन में रूजवेल्ट, चर्चिल तथा स्टालिन प्रथम बार एक साथ एकत्रित हुए। अतः इसे द्वितीय विश्व युद्ध का प्रथम शिखर सम्मेलन कहा जा सकता है। इस सम्मेलन में 3 बड़ों ने ईरान की स्वतंत्रता, सर्वोच्च सत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करने का निश्चय किया था तथा यह संकल्प किया कि हमारे राष्ट्र युद्ध में तथा उसके बाद आने वाली शांति में एक साथ कार्य करेंगे। 21 जुलाई को 44 संयुक्त राष्ट्रों ने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में युद्धोत्तर पुनर्निर्माण और विकास कार्य के लिए
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय लिया। पांचवां डम्बस्टन ऑक्स सम्मेलन जो 21 अगस्त से 7 अक्टूबर 1944 तक चला। यह 1944 का डम्बस्टन ऑक्स सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सम्मेलन था, क्योंकि इस सम्मेलन में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस तथा चीन के प्रतिनिधियों ने एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए प्रस्तावों का प्रारूप तैयार किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम प्रारूप कहा जा सकता है। डम्बस्टन ऑक्स का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र संघ के वास्तविक चार्टर से छोटा था। उसमें एक आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का विधान किया गया था, पर उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंगों में स्थान नहीं दिया गया था, जिसमें न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल अथवा न्यास पद्धति का कोई उल्लेख नहीं था। परंतु फिर भी जैसा कि पामर और पार्किंसन का मत है, दोनों लेख पत्रों के मूलभूत सादृश्यता आश्चर्यजनक थी। शूमर ने ठीक लिखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ढांचा किसी नवीन वुडरो विल्सन की कृति नहीं था, वरन डम्बस्टन ऑक्स में एकत्रित हुए अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस तथा चीन के प्रतिनिधि मंडलों की कृति था। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि डम्बस्टन ऑक्स में संयुक्त राष्ट्र के संगठन से संबंधित सभी मुख्य बातों पर मतैक्य हो गया था। इसके विपरीत अनेक विषयों पर गंभीर मतभेद थे। अमेरिका ब्राजील को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाना चाहता था, पर ब्रिटेन और रूस इसका विरोध कर रहे थे। रूस सुरक्षा परिषद के आदेशों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना का निर्माण करना चाहता था, परंतु अमेरिका और ब्रिटेन को यह प्रस्ताव मान्य नहीं था। अमेरिका और ब्रिटेन का प्रस्ताव था कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को उन मामलों में निषेधाधिकार का प्रयोग का अधिकार नहीं होना चाहिए जिनका प्रत्यक्ष रूप से उनके देश से संबंध हो। परंतु रूस निषेधाधिकार पर किसी भी पाबंदी का घोर विरोधी था। परंतु इन मतभेदों के होते हुए भी डम्बस्टन ऑक्स सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पग था। डम्बस्टन ऑक्स प्रस्ताव 9 अक्टूबर 1944 को प्रकाशित किए गए थे। उस समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ठीक ही कहा था कि प्रस्ताव सामान्य संगठन मेहराब का केंद्रीय पत्थर माना जा सकता है। सुरक्षा और शांति के महान ढांचे की योजना बनाने का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है। अब राष्ट्रों के लिए यह रह जाता है कि वे रचनात्मक उद्देश्य और पारस्परिक विश्वास की भावना में ढांचे को पूरा कर दें। सितंबर 1944 के क्यूबेक सम्मेलन में रूजवेल्ट तथा चर्चिल ने जर्मनी के विभिन्न देशों द्वारा अधिकृत किए जाने वाले क्षेत्रों के संबंध में समझौता किया। अक्टूबर 1944 में मास्को सम्मेलन में चर्चिल और ऑस्ट्रेलिया में समझौता हुआ कि बल्गारिया और रोमानिया के संबंध में रूस की ओर, यूनान के संबंध में ब्रिटेन की संपत्ति का विशेष महत्व दिया जाएगा। छठवां सम्मेलन था याल्टा सम्मेलन, जो 4 फरवरी से 11 फरवरी 1945 के याल्टा सम्मेलन को, जिसमें रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने भाग लिया था, द्वितीय विश्व युद्ध का दूसरा शिखर सम्मेलन कहा जा सकता है। इस सम्मेलन में अनेक अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जैसे पहला निर्णय ये लिया गया कि याल्टा सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के संबंध में डम्बस्टन ऑक्स सम्मेलन के अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया गया। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों पर वह लागू नहीं होगा, परंतु अन्य सब मामलों पर बड़े राष्ट्र निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। साथ ही प्रस्तावित विश्व संगठन के संबंध में सभी संयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर 25 अप्रैल 1945 को बुलाने का निश्चय किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रारूप संविध की रचना करने के लिए विधिवेत्ताओं की
संयुक्त राष्ट्र समिति को आमंत्रित करने का भी निश्चय किया गया। दूसरा निर्णय लिया गया कि यह निश्चय किया गया कि नात्सी और फासिस्ट दास्ता से मुक्त किए जाने वाले यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित की जाएंगी। तीसरा, जर्मनी को रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के 4 प्राकृतिक अधिक्षेत्रों में विभाजित करने का निश्चय किया गया। यह भी निश्चय किया गया कि जर्मनी वस्तुओं के रूप में उस हानि की पूर्ति करे जो उसके आक्रमण के कारण मित्र राष्ट्रों को वहन करनी पड़ी है। क्षतिपूर्ति सर्वप्रथम उन राष्ट्रों को प्राप्त होगी जिन्हें जर्मन आक्रमण में सर्वाधिक क्षति पहुंची थी। चौथा निर्णय लिया गया कि कर्जन रेखा को कुछ परिवर्तनों के द्वारा पोलैंड की पूर्वी सीमा मान लिया गया। पांचवा निर्णय लिया गया कि युगोस्लाव संसद को टीटो सुबासिच समझौते के अनुसार युद्ध से पूर्व की संसद के सदस्यों को सम्मिलित कर बढ़ा दिया गया। छठा निर्णय लिया गया कि स्टालिन ने यूरोप में युद्ध की समाप्ति के 3 महीने के अंदर जापान से युद्ध छेड़ देने का वचन दिया। इसके बदले रूजवेल्ट और चर्चिल रूस को सुदूर पूर्व में अनेक सुविधाएं देने को तैयार हो गए। यह निश्चय किया गया कि बाह्य मंगोलिया में यथास्थिति कायम रखने दी जाएगी। साखालिन द्वीप का दक्षिणी भाग तथा उसके सीमावर्ती द्वीप पोर्ट आर्थर का नौसैनिक अड्डा था। क्यूराइल द्वीप सोवियत रूस को लौटा दिए जाएंगे। डायरेन के बंदरगाह का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा तथा पूर्वी चीन रेलवे तथा दक्षिण मंचूरियन रेलवे पर सोवियत चीनी कंपनी का स्वामित्व होगा। वाह्य मंगोलिया तथा रेल संबंधी समझौते के लिए आवश्यक चांगकाई शेख की सहमति प्राप्त करने का भार रूजवेल्ट ने अपने ऊपर ले लिया। याल्टा सम्मेलन युद्ध काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक था। इसने न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोप और सुदूर पूर्व के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए, वरन ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न कर दी जिन्होंने मित्र राष्ट्रों में पारस्परिक वैमनस्य, मनोमालिन्य और शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला। याल्टा सम्मेलन में रूस को दी गई सुविधाएं और अधिकार इतने महत्वपूर्ण थे कि चर्चिल और रूजवेल्ट पर रूस के तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाने लगा। परंतु जैसा कि चर्चिल ने कहा कि जब जर्मनी पराजित हो चुका है तब उन लोगों की निंदा करना सरल है जिन्होंने रूसी सैनिक प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने और अपने महान मित्र से, जिसने इतने भयंकर रूप से हानि उठाई है, मधुर संबंध बनाए रखने का शक्ति भर प्रयत्न किया। यदि हम रूस से तब झगड़ा करते जब जर्मनी को 200 या 300 डिवीजनें युद्ध क्षेत्र में बनी हुई थी तो क्या होता? हमारी आशा भरी धारणाएं शीघ्र ही झूठे होने वाली थी। फिर भी उस समय केवल वे धारणाएं ही संभव थी। 7वां सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की अंतिम रूप से प्रदान करी इस महान विश्व संगठन की स्थापना कर दी गई। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रकृति संयुक्त राष्ट्र विश्व समाज का प्रतीक, परंतु संयुक्त राष्ट्र विश्व युद्धों का फल मात्र नहीं, इसका बीज महान मानव हृदय में निहित है। मानव मन सदा से ही स्वर्ण भूमि के लिए, अज्ञात और अप्राप्ति के लिए व्याकुल रहा है। उसकी यह आकुलता, यह अभिलाषा, यह प्रवृत्ति अनेक रूपों में प्रस्फुटित होती रही है और इन रूपों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण रूप रहा है एक विश्वव्यापी समाज का स्वप्न। परंतु अधिकांश व्यक्ति एक अदृश्य और भावनात्मक विश्व समाज को अपनी भावनाओं के केंद्र बिंदु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वे किसी न किसी रूप में उसकी मूर्त अभिव्यक्ति चाहते हैं,
चाहे यह रूप एक ध्वज हो, या एक प्रधान कार्यालय हो, या एक राष्ट्रगीत हो, या इसी प्रकार का कोई अन्य प्रतीक हो, संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा प्रतीक है। तो कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय ये है कि युद्ध काल के दौरान जो भी सम्मेलन हुए, विश्व युद्ध, द्वितीय महायुद्ध हुआ, उसके दौरान जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए, उसकी चर्चा इस वीडियो में करने का प्रयास किया गया। अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।